महज 20 साल की उम्र में उनके शानदार और निडर नेतृत्व ने उन्हें एक के बाद एक युद्ध में जीत दिलाई। और तो और अपने आश्चर्यजनक 10 साल के सफर में उन्होंने अब तक ज्ञात सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। ये उनका अदम्य साहस था या ना टूटने वाली जिद, जिसने इतिहास के कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की तरह इतिहास के पाठ्यक्रम पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। फारसियों के लिए वो श्रापित सिकंदर था, लेकिन पश्चिम के लिए वही सिकंदर महान के रूप में अमर हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिकंदर महान या शापित सिकंदर के उदय से अमन तक के सफर के बारे में बताएंगे। उनके जीवन के कुछ खास उतार चढ़ाव और उस युद्ध नीति के बारे में बताएंगे जिसे वो अपने दुश्मनों के साथ आजमाते थे। देखेंगे कि कैसे उनके साहस से उनकी सेना ने दुश्मनों को धूल में मिला दिया। इसकी शुरुआत होती है प्राचीन ग्रीस से। लगभग 500 ईसा पूर्व से ये उबड़ खाबड़ भूमि कला, दर्शन और युद्ध में निपुण स्थल था। इसके सबसे मशहूर शहर एथेंस थे, जो 9 सैनिकों की शक्ति के लिए मशहूर हुआ करते थे, जहां लोकतंत्र, कला, नाटक और दर्शन फले फूले। साथ ही स्पार्टा भी एक कठोर सैन्यवादी समाज जो अपनी अजय और अचूक सेना के लिए प्रसिद्ध था। करीब 480 ईसा पूर्व में ये दोनों शहर सेना में परिवर्तित हो गए थे, क्योंकि अब इन्हें शक्तिशाली फारसी साम्राज्य के आक्रमण का सामना करना था। थर्मोपाइले नामक सक्रिय दर्रे पर करीब 300 स्पार्टन्स के नेतृत्व में एक छोटी यूनानी सेना कुल 3 दिनों तक विशाल फारसी सेना को रोके रखी थी, परंतु अंत में उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया और वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। यूनानी सैनिकों ने फारसी नौसेना को हरा दिया, लेकिन वो फारसियों को एथेनियन एक्रोपोलिस के पवित्र मंदिरों को जलाने से नहीं रोक सके। अगले वर्ष ही प्लाटिया में यूनानियों ने फारसियों के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता और उन्हें रणभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया। अगले 50 साल शास्त्रीय ग्रीस का स्वर्ण युग था, लेकिन एथेंस और स्पार्टा और उनके सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के कारण एक युद्ध हुआ। यूनानी दुनिया को दशकों की विनाशकारी लड़ाई में उतरना पड़ा। यूनानी शहरों के बीच युद्ध लगभग 1 शताब्दी तक जारी रहे। फिलिप द्वितीय के अनुसार मैसेडोनिया एक अजय सैन्य शक्ति के रूप में उभरा, जहां उनका सबसे प्रसिद्ध सुधार था सरिसा की शुरुआत। एक 18 फुट का पाइप जो सामान्य ग्रीक भाले की लंबाई से 2 गुना था और करीबी मुठभेड़ में लड़ने वाली प्रशिक्षित पैदल सेना द्वारा संचालित था, जिसे फॉलनेक्स के रूप में जाना जाता था। करीब 338 ईसा पूर्व में चरोनिया की लड़ाई में फिलिप की सेना ने थेब्स और एथेंस की संयुक्त सेना को कुचल दिया। गठबंधन और विजय के माध्यम से फिलिप ने पहले ही अपने अधिकांश पड़ोसियों पर नियंत्रण हासिल कर रखा था। अब इस जीत के बाद उन्होंने पूरे ग्रीस को हेलेनिक लीग नामक गठबंधन में एकजुट किया, जिसमें फिलिप सर्वोच्च कमांडर था। वहीं स्पार्टा अभी भी एक तरफ खड़ा था। फिलिप ने एक आश्चर्यजनक यात्रा की योजना बनाई। वो फारसी साम्राज्य के खिलाफ एक ऑल ग्रीक युद्ध चाहता था, क्योंकि उनका पुराना शत्रु अब एक बीमार और असहाय बन चुका था। उसकी महान संपदा छीनने के लिए तैयार थी। लेकिन युद्ध शुरू करने के एक दिन पहले शाम को फिलिप को उसी के अंगरक्षकों द्वारा मार डाला गया। मैसेडोनिया की नियम शैली के अनुसार अब उनके 20 वर्षीय पुत्र अलेक्जेंडर को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। प्रतिभाशाली, महान दार्शनिक अरस्तु द्वारा प्रशिक्षित और पहले से ही एक अनुभवी सैन्य कमांडर अलेक्जेंडर को फारस पर आक्रमण करने की अपने पिता द्वारा भव्य योजना विरासत में मिली, लेकिन पहले उसे राजा के रूप में अपनी गद्दी सुरक्षित करनी थी। उसने सभी उत्तराधिकारियों को मार डाला, फिर इलियारिया, थिस्ली और मध्य ग्रीस से विद्रोहों को कुचल दिया। उन्होंने थेब्स को अपनी दहशत और तबाही का एक विशेष उदाहरण बनाया। इस प्राचीन शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और इसके लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। करीब 334 ईसा पूर्व के वसंत में सिकंदर अब फारसी साम्राज्य के खिलाफ अपना युद्ध शुरू करने के लिए तैयार था। सिकंदर ने अपनी सेना को हेलेस्पोर्ट के पार एशिया माइनर में उतारा, जहां इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक की शुरुआत थी। मैसेडोनियन सेना यानी सिकंदर की सेना लगभग 40,000 लोगों की थी, जो ग्रीस के सभी हिस्सों में जा चुकी थी।
पैदल सेना की कमान अनुभवी मैसेडोनियन जनरल परमेनियन ने संभाली थी। सेना की पहली कतार में 9000 मैसेडोनियाई फ्लाइंगेट 18 फुट के सरिसा से लैस थे। ये सभी पेशेवर सैनिक 16 रैंक की गहराई में फॉलनेक्स में लड़ाई के लिए तैयार हुए थे। इनके पास लोहे के भाले की नौका की एक ठोस दीवार प्रस्तुत थी, जिसे भेदना दुश्मन के लिए बहुत कठिन था। इसके पिछले हिस्से पर हमले होने के चांसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिस कारण करीब 3000 पैदल सैनिक या ढाल वाहक छोटे भालों से लैस इसको प्रोटेक्ट किया करते थे, जिसे परमेनियन के बेटे निकानोर संभाला करते थे। सिकंदर की सेना की दूसरी कतार 7000 यूनानी सहयोगियों और 5000 भाड़े के सैनिकों से बनी थी, जिसे होप्लॉइड्स के नाम से बुलाया जाता था। ये सभी बड़ी गोल ढाल और छोटे 8 फुट के भाले रखते थे। होप्लॉइड्स फ्लाइंगोट्स जितना प्रभावी नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय के लिए अच्छी तरह से सशस्त्र और भारी बख्तरबंद था। एग्रिनिस सेना के प्रमुख झड़पकर्ता अब दक्षिणी बुल्गारिया के विशेषज्ञ भाला फेंकने वाले थे। थ्रेस और इलिगिरिया के अन्य झड़प करने वाले भाले गोफन और धनुष से लैस थे। सिकंदर की सेना के चौंकाने वाले सैनिक घुड़सवार सैनिक थे, जो भाले और तलवार से लैस थे। कुल 1800 घुड़सवारों को परमेनियन के एक पुत्र फिलोटॉस ने संभाल रखा था। अलेक्जेंडर ने व्यक्तिगत रूप से शाही स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया, जिसमें थिस्ली से 1800 घुड़सवार भी थे, जिनकी कमान कल्लास के पास थी। वहीं एरिगियस के नेतृत्व में ग्रीस के अन्य हिस्सों से कुल 600 घुड़सवार थे। वहीं कासेंडर के नेतृत्व में थ्रेस और पियोनिया शहर से कुल 900 घुड़सवार थे। उस समय ग्रेनिक्स महान फारसी साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें क्षत्रप कहा जाता था। प्रत्येक क्षत्रप पर एक राज्यपाल था। क्षत्रप का शासन होता था। अब एशिया माइनर में जो लोग सिकंदर के आक्रमण से भयभीत थे, उन्होंने रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक की। रॉड्स के मेमन, जो फारसी सेवा में एक कुशल यूनानी जनरल थे, सिकंदर के साथ होने वाले युद्ध से बचने के लिए उन्होंने एक अजीबोगरीब सुझाव दिया। उन्होंने सेना के उपयोग में आने वाली सभी चीजों को नष्ट करने के लिए कहा, जिससे सेना खुद ब खुद भूख से मर जाएगी। लेकिन क्षत्रप बिना लड़ाई के अपने प्रांतों को बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने ग्रेनिक्स नदी पर सिकंदर की सेना का सामना करने का फैसला किया। फारसी सेना नदी के पीछे बनी उबड़ लेकिन खड़ी किनारों वाली 60 फीट चौड़ी जगह से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी पहली कतार घुड़सवार सेना की एक दीवार थी, जिसमें साम्राज्य भर से लगभग 10,000 घुड़सवार शामिल थे। आधुनिक ईरान से मैट्स और हिरोकेनियन अफगानिस्तान से बैक्टीरियन और तुर्की के काला सागर तक में पैफगोलियन की पैदल सेनाएं भी कई हजार यूनानी भाड़े के सैनिक के साथ वहां मौजूद थी। इस समय फारसी सेनाओं ने होप्लॉइड्स की गोल ढाल और छोटे भाले से लैस फारस के लोगों को अपनी सेना के पीछे खड़ा किया, ताकि यूनानी इन पर पीछे से हमला ना कर सके। अलेक्जेंडर इस फारसी सेना को खत्म करने का संकल्प ले चुका था। वो अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के साथ ग्रेनिक्स की ओर दौड़ पड़ा। अपने बाएं विंग पर सिकंदर ने परमेनियन की कमान के अनुसार थिस्लियन, ग्रीक और थ्रेसियन घुड़सवार सेना को तैनात किया। दाहिनी और अलेक्जेंडर स्वयं फिलोटोस के अधीन 13,000 पैदल सेना और कुल मिलाकर 5,000 घुड़सवार के साथ खड़ा था। सिकंदर के सैनिकों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन वो नदी पार करने के लिए सुबह होने तक का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने तत्काल हमले का आदेश दिया। नदी को पार करने के लिए कंपेनियन घुड़सवार सेना का एक दस्ता आगे की ओर भेजा गया, जिसके तुरंत बाद हाइपसिस्टो की एक रेजिमेंट और पेओनियन घुड़सवार सेना को उनके पीछे भेजा गया। सिकंदर ने अपने आदमियों को साहस से भरने के लिए खुद अपने दाहिने विंग को नदी पार कराने ले गया। जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचा, यूनानियों ने भालों की बौछार कर दी। जो लोग तट तक पहुंचे थे, उन पर फारसी घुड़सवार सैनिकों ने तुरंत हमला कर दिया। सिकंदर लड़ाई में घेरे जा चुके थे। सिकंदर ने डटकर हमला किया। उसके चारों ओर घुड़सवार सेना और विपक्षी दलों का समूह था। एक भयानक संघर्ष छिड़ गया। घोड़े घोड़ों से और आदमी आदमियों से भिड़ गए। मैसेडोनियन फारसियों को नदी तट से दूर भगाने का प्रयास कर रहे थे। फारसियों ने उन्हें नदी पार करने से रोकने का दृढ़ संकल्प किया और उन्हें वापस नदी में धकेल देना चाहा। सिकंदर का हमला कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका असली मकसद तो अपनी बाकी सेना को नदी पार कराने के लिए समय देना था। तभी अचानक सिकंदर अपने जीवन के लिए लड़ रहा था।
क्योंकि दो फारसियों ने उसे मजबूती से घेर लिया। उन्होंने अपनी तलवार से सिकंदर के सिर पर वार किया, जिससे उसका बख्तरबंद का एक हिस्सा टूट गया, लेकिन उसने प्रहार को विफल किया। सिकंदर ने अपने भाले से उसे नीचे गिरा दिया। अब यूनानी सेना नदी के पार थी और फारसी घुड़सवार सेना को मैसेडोनियन भाले की दीवार का सामना करना पड़ा। अधिकांश दल वहां से भाग गए। सिकंदर के हमले की गति का मतलब था कि फारसियों को यूनानी भाड़े के सैनिकों को युद्ध में शामिल करने तक का समय नहीं मिला। सिकंदर ने इन यूनानियों को गद्दार मानते हुए दया की अपीलों को नजरअंदाज कर दिया। भाड़े के सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया गया और उनका कत्लेआम किया गया। सिकंदर ने बड़ी जीत हासिल की। एशिया माइनर अब उसकी दया पर निर्भर था, लेकिन फारसी साम्राज्य अभी भी अपार धन और शक्ति का देश था। उसने पहले से ही युद्ध के लिए विशाल संसाधनों को जुटा रखा था। यदि सिकंदर को इस साम्राज्य को जीतना था और इतिहास में अपना स्थान लेना था, तो उसे इस बार राजाओं के राजा डेरियस का सामना करना होगा। अब जैसे ही सिकंदर फारसी प्रांत लीडिया की राजधानी सरदिस के पास पहुंचा, उसके कमांडरों ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इससे पहले कि सिकंदर आगे बढ़ सके, उसे फारसी नौसैनिक शक्तियों को बेअसर करने की जरूरत थी। फारस के पास एक शक्तिशाली बेड़ा था, जिसके पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास प्रमुख नौसैनिक अड्डे थे, जो कि संभव रूप से उनके पांव का कांटा बन सकता था। इसलिए समुद्र में फारसियों को चुनौती देने के बजाय सिकंदर ने उनके निकटतम ठिकानों पर हमला करने का फैसला किया। करीब 333 ईसा पूर्व के अगले वसंत में सिकंदर ने लाइकिया और फ्रीगिया में अपना प्रगति जारी रखी। गॉर्डियम में उन्हें प्रसिद्ध गॉर्डियन नोट दिखाया गया। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि जो कोई भी इसे खोलने में सफल रहा, वो पूरे एशिया पर शासन करेगा। सिकंदर ने बस अपनी तलवार ली और उसे आधा काट दिया। सिकंदर ने लोगों को सिलसिया में ले गया और जल्द ही नूर पर्वत को पार करके सीरिया में जाने के लिए तैयार था। लेकिन तब मुख्य फारसी सेना, जिसका नेतृत्व स्वयं राजा डेरियस तृतीय कर रहे थे, यूनानी सेना के पीछे उत्तर की ओर उभरी। डेरियस ने सिकंदर की सेना को फंसाने और नष्ट करने की ठान ली थी, इसलिए उसने अपनी सेना को ईसिस के निकट तटीय मैदान में ले जाकर सिकंदर के भागने के एकमात्र मार्ग को नष्ट कर दिया। जगह काफी संकीर्ण होने के कारण सिकंदर को युद्ध करना ही पड़ा, लेकिन इससे डेरियस भी अपनी विशाल संख्यात्मक सेना का लाभ उठाने से असमर्थ था। कुछ अनुमानों के अनुसार उनकी सेना 1 लाख सैनिकों से मजबूत थी और उनके विशाल साम्राज्य में कुछ बेहतरीन सैनिक भी शामिल थे, जिससे उनके अपने 10,000 घरेलू सैनिक भी शामिल थे, जिन्हें इमोर्टल्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी सबसे अच्छी घुड़सवार सेना उसके दाहिनी ओर जमा थी, जहां की जमीनी घोड़ों के लिए बेहतर थी। वहीं उनके सर्वश्रेष्ठ पैदल सेना और उनके यूनानी भाड़े के होप्लॉइड्स ने केंद्र का गठन कर रखा था। सिकंदर ने युद्ध के लिए अपनी सेना तैनात की और एक बार फिर से समुद्र के नजदीक अपने बाएं विंग को परमेनियन को सौंप दिया, जिनका सामना था यूनानी घुड़सवार सेना और पैदल सेना के साथ। वहीं हमेशा की तरह उसने केंद्र में मैसेडोनियाई फॉलोनक्स को उतारा था। अलेक्जेंडर ने खुद को और अपने सबसे अच्छे सैनिकों को दाहिनी ओर पहाड़ी ढलानों की ओर तैनात किया। जब सिकंदर ने बाईं ओर परमेनियन का सामना कर रहे फारसी घुड़सवार सेना की ताकत देखी, तो वह उसे मजबूत करने के लिए अपनी थेस्लियन घुड़सवार सेना के पास चला गया। अपनी भारी संख्या में सैनिकों को होने के बावजूद डेरियस ने एक छोटी नदी पेनारस के पीछे अपनी स्थिति बनाए रखी और सिकंदर के हमले का इंतजार करता रहा, मगर उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। सिकंदर ने अपने आदमियों को बुलाया और उनसे बहादुरी से लड़ने का आग्रह किया। कुछ को नाम लेकर भी संबोधित किया। फिर अपनी सेना के दाहिने विंग के प्रमुख पर उसने आक्रमण का आदेश दिया। एक बार फिर मैसेडोनियाई आक्रमण की गति और झटके ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया, लेकिन युद्ध के मैदान के केंद्र में मैसेडोनियन फॉलोनक्स कुछ कमजोर दिखने लगा, तो सिकंदर ने उनके साथ कदम से कदम मिलाए और उन्हें बल देने का प्रयास किया। लेकिन वहीं डेरियस के यूनानी भाड़े के सैनिकों के साथ भयंकर लड़ाई में फॉलोनक्स को धीरे धीरे वापस खदेड़ा जा रहा था। खतरे को देखते हुए सिकंदर ने एक बार फिर से संगठित होकर अपने साथियों को सीधे फारसी केंद्र पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। यूनानी भाड़े के सैनिक, जो अपने बल से उन्हें पीछे धकेल रहे थे, जल्द ही अस्त व्यस्त हो गए और मैसेडोनियन फॉलोनक्स अपनी प्रगति को फिर से शुरू करने में सक्षम हो गया। सिकंदर ने स्वयं महान राजा डेरियस से लड़ाई लड़ी,
इस जंग के मैदान में स्पष्ट रूप से पागल और निडर मैसेडोनियन राजा का सामना करने के बजाय डेरियस अपने शाही रथ में युद्ध के मैदान से भाग गया। जैसे ही डेरियस के भाग जाने की खबर उसके सैनिकों के बीच फैली, उन्होंने लड़ाई छोड़ दी और खुद को बचाने की कोशिश की। लड़ाई नरसंहार में बदल गई। मैसेडोनियन कमांडरों में से एक टॉलमी ने अलेक्जेंडर को बताया कि बहुत सारे फारसी मारे गए थे। उसके आदमियों ने उनका उपयोग एक गहरे खड्डे को भरने के लिए किया था ताकि वे उसे पार कर सकें। फारसी क्षेत्र की सेना के पीछे हटने के बाद सिकंदर अब फारसी साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों को अपने अधीन करने में लग गया। अगले ही वर्ष फेनिशिया के तटीय शहर अब सिकंदर को सौंप दिए गए, जहां उसने भूमध्य सागर में फारसी नौसैनिक शक्ति को समाप्त करना चाहा, लेकिन टायर द्वीप शहरों ने इसका विरोध किया। टायर के रक्षकों ने बहादुरी और कुशलता से अपनी लड़ाई लड़ी, परंतु 7 महीने के बाद नगर की शहर पनाह तोड़ दी गई और शोर गिर गया। इसके अधिकांश नागरिक मारे गए या गुलाम बना लिए गए। गाजा को फिर घेर लिया गया। सिकंदर नील डेल्टा पर पेलुसियस के ओर बढ़ता रहा, जहां मिस्र के फारसी गवर्नर ने शाही खजाने सहित पूरा प्रांत सिकंदर को सौंप दिया। मेम्फिस में इस प्राचीन भूमि के पुजारियों ने अलेक्जेंडर का फारसी शासन से मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया और उसे फिरौन का ताज पहनाया। नील नदी के मुहाने पर उसने एक नया शहर अलेक्जेंड्रिया स्थापित किया। फिर सिवा के रेगिस्तान दैवज्ञ की यात्रा, जहां कुछ खातों के अनुसार पुजारियों ने उसका स्वागत किया। उसे देवताओं के राजा अमून का पुत्र माना। कुछ समय बाद सिकंदर पूर्वी ओर टायर लौट गया, जहां 331 ईसा पूर्व में उसे घर में परेशानी की खबर मिली। फारसियों पर उसकी महान जीत के बावजूद कई यूनानियों ने सिकंदर को अत्याचारी माना। स्पार्टा के राजा एग्रिस ने फारसी समर्थन से अब मैसेडोनियन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ग्रीस में सिकंदर का कमांडर एंटीपैटर पहले से ही थ्रेस में विद्रोह से निपट रहा था, लेकिन वहां तेजी से दक्षिण की ओर चला गया और मैग्रोपोलिस शहर के पास युद्ध में एग्रिस से मिला। यहाँ तक कि अब महान स्पार्टन भी मैसेडोनियन सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। स्पार्टन सेना को कुचल दिया गया। गिरे हुए लोगों में राजा एग्रिस स्वयं भी शामिल था। ग्रीस में अपना आधार एक बार फिर सुरक्षित करने के बाद सिकंदर फारस के गढ़ों की ओर आगे बढ़ा। उन्हें फारसी राजा से एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें सोने की एक बड़ी राशि की पेशकश की गई थी, उसकी बेटी की शादी और शांति के बदले में उसका आधा साम्राज्य। लेकिन सिकंदर की आश्चर्यजनक विजय सभी दैवज्ञों और प्रशंसाओं ने अब उसे आश्वस्त कर दिया था कि उसकी नियति दुनिया पर शासन करना है। उसने फारसी राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह आधा साम्राज्य नहीं चाहता था, वह पूरा साम्राज्य लेने आ रहा था। करीब 334 ईसा पूर्व में सिकंदर मैसेडोनिया के छोटे यूनानो साम्राज्यों का 21 वर्षीय शासक अब विशाल फारसी साम्राज्य पर आक्रमण का नेतृत्व करने जा रहा था। यह असंभव लग रहा था, लेकिन यूनानी सैन्य प्रभुत्व और सिकंदर के निडर नेतृत्व ने इसे असंभव से संभव में परिवर्तित किया। उसने फारसियों के विरुद्ध 2 बड़ी लड़ाइयां जीती, पहली ग्रेनिक्स नदी पर और दूसरे ईसस में। वहीं फरात नदी के पश्चिम में फारसी भूमि को अपने अधीन करने के बाद अब वो पूर्व की ओर साम्राज्य के हृदय क्षेत्रों की ओर चला गया। फारसी राजा डेरियस III के साथ अंतिम संघर्ष की तलाश में उसे खबर मिली कि डेरियस के नेतृत्व में एक महान फारसी सेना गौगमेला में इकट्ठी हुई थी, जो सिकंदर का इंतजार कर रही थी। इराक में आधुनिक मौसल के पास स्थित सिकंदर सीधा इसके लिए रवाना हो गए। यहाँ डेरियस के पास सिकंदर को रोकने का आखिरी मौका था। वहीं सिकंदर के पास फारसी शक्तियों को हमेशा के लिए नष्ट करने का ये एक बेहतरीन मौका था। गौगमेला की लड़ाई को डेरियस ने खुले मैदान में लड़ने का विकल्प चुना था, जहां संख्या में उसका लाभ अधिक स्पष्ट होगा। उसके सैनिकों ने इलाके को साफ और समतल करने के लिए भी कड़ी मेहनत की थी, ताकि इसे फारसी युद्ध रथों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये एक आर या पार की लड़ाई होने वाली थी। आधुनिक अनुमान के अनुसार फारसी सेना बहुत मजबूत थी। जब सीरिया और बेबीलोनिया से पैदल सेना, आर्मेनियन भारत और मध्य एशिया से घुड़सवार सेना और करीब 200 तक दरातीदार रथ और तो और कुछ संख्या में हाथी भी मौजूद थे। वहीं सिकंदर की सेना छोटी थी और उसकी संख्या विपक्ष के मुकाबले काफी कम थी। सिकंदर ने अपनी सेना को उसके सामान्य गठन में तैनात किया। बाएं किनारे पर थ्रेशियन और थ्रेसलियन घुड़सवार सेना, जिसकी कमान परमेनियन के पास, वहीं केंद्र में पोलनिक्स के मैसेडोनियन दिग्गज, प्रत्येक अपने 18 फुट के सरिसा पाइक से लैस हैं। दाहिनी ओर सिकंदर अपनी विशिष्ट घुड़सवार सेना साथियों के साथ और उसकी सबसे अच्छी पैदल सेना
हाइपसिस्ट ये वे इकाइयां थीं जिनके साथ सिकंदर ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू करने की योजना बनाई थी। ग्रीक होप्लाइट्स ने एक दूसरी पंक्ति बनाई और दोनों पंखों का समर्थन किया, जो फारसी द्वारा घेरे जाने से बचाने के लिए पीछे की ओर झुके हुए थे। लड़ाई तब शुरू हुई जब सिकंदर ने अपना पंख दाहिनी ओर निकाला, एक ऐसा कदम जिसने फारसियों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ये दाव अक्सर सेना को घेरने के लिए था और उस समय सिकंदर की सेना सामने की सेना के मुकाबले छोटी थी। फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या सचमुच सिकंदर उनकी विशाल सेना को घेरने की कोशिश कर रहा था? सिकंदर को मात देने के लिए अपने सैनिकों को उनके केंद्र से दूर ले गए और उसे उस क्षेत्र को छोड़ने से रोके जिसे उन्होंने फारसी रथों के लिए साफ कर दिया था। लेकिन सिकंदर की असामान्य चाल एक जाल थी, फारसियों को उनके केंद्र को कमजोर करने के लिए, लुभाने के लिए। जब उसने देखा कि ये काम कर गया है तो उसने फारसियों को इस स्थिति में स्थिर रखने के लिए अपनी यूनानी घुड़सवार सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। दाहिने विंग पर एक विशाल घुड़सवार सेना की लड़ाई विकसित हुई। इस बीच डेरियस ने इसे निर्णायक क्षण मानते हुए अपने रथों को खोल दिया, लेकिन विशेषज्ञ एग्रियंस ने, भाला फेंकने वालों ने घोड़ों और टोलियों को बाहर निकाल लिया, जबकि यूनानी पैदल सेना ने गलियां खोल दी, जिससे रथों को बिना किसी हानि के गुजरने की अनुमति मिल गई। अब अलेक्जेंडर ने अपने साथी घुड़सवार सेना और मैसेडोनियन फॉलिनिक्स के कुछ हिस्सों का नेतृत्व किया। कमजोर फारसी केंद्र पर सीधा हमला करते हुए खुद डेरियस की ओर बढ़ते हुए सिकंदर के हमले की अचानक उग्रता ने फारसियों को दहशत में डाल दिया। सेना का केंद्र टूट गया और वो सब वहां से भाग गए। राजा डेरियस ने स्वयं इस विनाश का नेतृत्व किया, लेकिन सिकंदर का बायां पक्ष गंभीर संकट में था। परमेनियन फारसी घुड़सवार सेना के भारी हमले का सामना कर रहे थे। देखा जाए तो वो अब चारों ओर से घिर चुका था। भारतीय और सिथियन घुड़सवारों ने ग्रीक लाइन में एक अंतराल के माध्यम से भी घुसपैठ की थी, लेकिन पीछे से यूनानियों पर हमला करने और उनके शिविर को लूटने के लिए वो आगे बढ़ा। परमेनियन ने मदद के लिए सिकंदर के पास हताश अपील भेजी। राजा ने डेरियस का पीछा छोड़ दिया, पुनः संगठित हो गया और फारसी दक्षिणपंथी पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध की सबसे कठिन और खूनी लड़ाई थी, जिसमें सिकंदर के 60 साथियों की जान चली गई। अंत में जैसे ही डेरियस के भागने की खबर युद्ध के मैदान में फैल गई, अंतिम फारसी घुड़सवार मुड़ गए और भाग गए। गौगामेला की लड़ाई सिकंदर के लिए एक आश्चर्यजनक और पूर्ण जीत थी। सिकंदर ने डेरियस की महान सेना को हरा दिया था और अब बैबलिन साम्राज्य की मुख्य राजधानी का रास्ता सिकंदर स्वयं के लिए खोल चुका था। मैसेडोनियन राजा ने विजय के साथ महान शहर में प्रवेश किया, जिसे फारसी अधिकारियों ने असली शासक के रूप में उन्हें मान्यता दी। सूसा शहर में भी ऐसा ही हुआ, जहां सिकंदर ने औपचारिक रूप से फारस के शाही सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण किया। करीब 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पूर्व की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। उसका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था। साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों को अपने अधीन करने के लिए सिकंदर सबसे पहले आर्या की ओर गया, जो आज अफगानिस्तान का हिस्सा है, जहां फारसी गवर्नर सतीब जरनेस थे। शुरू में सिकंदर के सामने समर्पण का नाटक करने के बाद बड़ी ही चालाकी से उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। सिकंदर को पता चलते ही उसने विद्रोह को कुचल दिया और एक यूनानी घुड़सवार सेना अधिकारी द्वारा एकल युद्ध में सातिबार जैन को मार दिया गया। अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंड्रिया एरियाना आधुनिक हेरात शहर की स्थापना की, लगभग 1 दर्जन शहरों में से एक, जिसे अलेक्जेंडर ने अंततः पाया। लगभग सभी पर उसका नाम था। क्विंदित के अनुसार अलेक्जेंडर एक बैक्ट्रियन स्वामी की बेटी रोक्साना की सुंदरता पर मोहित हो गया। उनका विवाह भी एक अच्छा राजनीतिक कदम था, जिससे उनके शासन के खिलाफ स्थानीय विद्रोहों को समाप्त करने में मदद मिली और उसे आधुनिक पाकिस्तान और भारत में अपनी प्रगति जारी रखने की अनुमति दी। दुनिया के किनारों तक अलेक्जेंडर अब फारसी साम्राज्य के सबसे पूर्वी प्रांतों को अपने अधीन करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करने के लिए उसे पहले हिंदू कुश पहाड़ों को पार करना होगा और सिंधु नदी घाटी तक पहुंचना होगा। आधुनिक इस्लामाबाद के निकट तक्षशिला के शासक ने सिकंदर के साथ गठबंधन कर लिया। हाई पीस की लड़ाई में वो एक साथ पौरवों के राजा पोरस का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये सिकंदर की सबसे महंगी लड़ाई थी, क्योंकि पोरस के युद्ध हाथियों ने यूनानियों को भयानक नुकसान पहुंचाया था। लेकिन पोरस के निडर नेतृत्व के बावजूद लड़ाई सिकंदर के निर्णायक जीत में समाप्त हुई। लेकिन हाइपेसिस नदी पर, जिसे आज ब्यास के नाम से जाना जाता है, उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने ऐसी अफवाहें सुनी थी कि भारत में विशाल सेनाएं उनका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
अलेक्जेंडर की बैक्ट्रियन पत्नी रुक्साना अब गर्भवती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अरब और उससे आगे के लिए अपने अगले अभियान की योजना बनाई, उन्हें अचानक बुखार आ गया और कुछ दिनों बाद मात्र 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।